बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नीचे गिर पड़ा था। जिस्म के हर एक हिस्से में शदीद दर्द हो रहा था। मैं बहुत ज़ख्मी था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे कहाँ कहाँ से खून निकल रहा था। मेरी आंखों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। मेरे जिस्म में ताकत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। मैं अपने ही बहते हुए खून में नहाया हुआ गिरा पड़ा था। मैंने अपना हाथ आगे करके जैसे किसी शय को पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन मेरे हाथ ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मेरे होठों से हल्की हल्की कर्राहें निकल रही थीं। यहाँ इस वीराने में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। आखिरी सोच जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो यही थी कि शायद अब मैं जिंदा न बचूं। फिर अपनी बंद होती आंखों से मैंने देखा कि एक सफ़ेद लिबास पहनी खूबसूरत लड़की परेशानी से मेरी तरफ झुक रही थी। उसने अपने लिबास की परवाह भी नहीं की और नीचे बैठ गई। हाथ लगाकर मेरी नब्ज को चेक किया और परेशानी से इधर उधर देखने लगी। शायद किसी को मदद के लिए देख रही थी। और फिर तब तक मैं बेहोश हो चुका था। न जाने कितने वक्त के बाद मुझे होश आया तो मैंने हल्की हल्की आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। अभी मैं अपने माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था कि तब तक मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। लेकिन अब मुझे इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर होश में नहीं था। डॉक्टर मेरी नब्ज चेक कर रहे थे। मेरी रिपोर्ट्स पढ़कर नर्स को हिदायत दी। मुझे ये सब सुनाई दे रहा था। मरीजों की कराहें, उनके रिश्तेदारों की चीखें और उनके रोने की आवाज़ें। मैं ये सब समझ रहा था, लेकिन अभी मैं मुकम्मल होश में नहीं आया। और फिर उसी कैफियत में न जाने कितना वक्त गुजर गया। उसी सोई जागी कैफियत में मैंने देखा कि मैं एक पुल पर चढ़ता जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कितनी ही देर इस पर सफ़र करता रहा, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर इतनी खामोशी, इतना अंधेरा और वहशत थी कि एक जगह पर आकर मुझे खौफ महसूस होने लगा और इर्द गिर्द देखने लगा। मैंने सोचा मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, लेकिन वापसी का भी हौसला नहीं बना और मैं इसी उलझन में मुब्तला वहीं पर खड़ा हो गया। कभी मैं आगे की जानिब देखता तो कभी पीछे की जानिब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने आंखें बंद करके कुछ देर के लिए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए कि अचानक मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी और जिस तरफ से आवाज़ आई थी उस तरफ देखने की कोशिश की तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसका खूबसूरत और मेहरबान चेहरा उस वक्त किसी तकलीफ से भरा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि इस लड़की को तकलीफ में मुब्तला देखकर मैं उसकी तरफ चल दिया और उससे पूछने लगा कि आपको क्या हुआ है, आप अकेली यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्यों इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हैं। मेरी बात सुनकर उसने अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं रास्ता भटक कर इस तरफ आ गई थी और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ। उसकी बात सुनकर मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। वो लड़की अकेली थी। मुझे ख्याल आया कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, इसलिए मैंने उससे पूछ भी लिया तो वो कहने लगी कि मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, मैं उनकी दवा लेने के लिए निकली थी और रास्ता भटक कर इस तरफ आ गई हूँ। आज पहली बार मैं अकेली निकली हूँ, इसीलिए मुझे रास्ते का इल्म नहीं। ये कहते हुए वो थोड़ी रुहासी हो गई। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर पहुँचा देता हूँ, आप बताएं आपने कहाँ जाना है। उसने मुझे पता समझाया तो मैं उसे लेकर साथ चल दिया। यहाँ पर मुझे कोई सवारी भी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे कुछ अपनी परेशानी थी और कुछ अब उस लड़की की जिसका नाम हानिया था। हानिया ने बताया था कि उसकी माँ बेवा है और वो काफ़ी अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला है। हानिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती है। उसका कोई बहन भाई भी नहीं जो उनका साथ दे सके। बस वो माँ बेटी अकेली रहती हैं। इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते हानिया का घर करीब आ गया। मैंने उसे दरवाजे पर छोड़ा तो अंदर जाते हुए उसने मुझे मुड़कर देखा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और फिर न जाने मुझे क्या हुआ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हानिया के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे हानिया की आंखों में अजीब सी कशिश और तपिश महसूस हुई थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही हो। मैं एक मशीनी कैफियत में वापस मुड़ा ही था कि फिर एक झटके से होश में आ गया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मैं अस्पताल में एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सब एक ख्वाब से बढ़कर और कुछ नहीं था। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी
کہ ایکسیڈنٹ والے دن جو لڑکی مجھے نظر آئی وہ لڑکی مجھے خواب میں بھی دکھائی دی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اسٹاف میں سے ایک سسٹر تیزی سے میری طرف بڑھی اور مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ آواز میں جواب دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ مجھے اسپتال میں کون لے کر آیا، کیا کوئی لڑکی میرے ساتھ تھی؟ تو وہ سسٹر کہنے لگی کہ میری تو اس دن میں ڈیوٹی ہوتی ہے، تم رات کے وقت آئے تھے، اب نہ جانے کوئی لڑکی تھی یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ سسٹر کی بات سن کر میرے اوپر مایوسی سی طاری ہو گئی، لیکن میں خاموش ہو رہا۔ وہ میری ڈرپ چیک کرنے لگی اور دوائیاں دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ کہنے لگی کہ تمہارے گھر سے ابھی تک کوئی نہیں آیا کیونکہ تمہارا والیٹ سے کچھ بھی نہیں ملا تھا اور تمہارا فون شاید کہیں گر گیا تھا، اسی لیے اگر اپنے گھر اطلاع دینا چاہتے ہو تو اپنا نمبر بتا دو تاکہ میں تمہارے گھر اطلاع کر دوں۔ اس کی بات پر میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اسپتال میں کتنے دن لگے گے، تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تو تمہیں کچھ دن یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ تمہاری ہڈی فریکچر ہے اور زخم گہرے، اس کو کچھ وقت لگے گا۔ اور اس کی بات سن کر مجھے مایوسی طاری ہو گئی اور میں نے اسے کہا کہ میرے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، میں یہاں پر نوکری کے غرض سے ہوں اور اب اگر مجھے اسپتال میں زیادہ دن لگ گئے تو میری نوکری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم اپنے دفتر میں اطلاع دے دو، تمہیں ویسے بھی اسپتال کی طرف سے ڈسچارج سلپ ملے گی تو وہ بھی تم اپنے دفتر دکھا سکتے ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے اپنے دفتر میں فون کرنا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے کسی کولیگ کا نمبر دے دو، میں اسے اطلاع دے دیتی ہوں۔ میں نے اسے نمبر لکھوایا اور پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ شام کی شفٹ بدل چکی تھی اور اب رات والا اسٹاف آ گیا تھا۔ رات میں جو نرس آئی تھی میں نے اسے سرسری طور پر پوچھا کہ مجھے اسپتال کون لے کر آیا، تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہی تمہیں اسپتال چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور اس سے پوچھا کہ وہ دوبارہ نہیں آئی، تو وہ کہنے لگی ایک بار دوبارہ آئی تھی لیکن تم اپنے ہوش میں نہیں تھے، اس کے بعد مجھے تو نہیں خبر کہ وہ دوبارہ آئی تھی یا نہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ مجھے بے چینی سے اس لڑکی کا انتظار تھا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو بس بے ہوش ہونے سے پہلے سرسری سے اسے دیکھا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں برسوں سے اسے جانتا ہوں۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ اسپتال میں آدھی سے زیادہ روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی تھی لیکن طبیعت بے چین سی تھی۔ آدھے مریض سو چکے ہوئے تھے اور کچھ اپنے درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ڈرپ کی صورت میں قطرہ قطرہ زندگی میری نسوں میں دوڑ رہی تھی۔ میں نے یوں ہی ڈرپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے کافی ٹائم لگنا تھا۔ اتنی دیر میں مجھے اپنا قریب بڑی پیاری سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں چوکنا سا ہو گیا اور دوسری طرف نظر گھما کر دیکھا تو حیرت زدہ سے رہ گیا۔ میرے سامنے وہی سفید لباس والی لڑکی تھی جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں ایک دم چمک سی آ گئی اور میرے ہونٹ خواہ مخواہ مسکرانے لگے۔ اس نے بڑے نرم سے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو میں نے جواب دیا ہاں اب میں بہتر ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بر وقت اسپتال لے آئی، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر میرے ساتھ بیٹھی رہی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ میرے ساتھ والے بیڈ پر موجود مریض میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو مسلسل اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تو میں نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں۔ اس نے بڑے دھیمے سے انداز میں کہا ہانیہ۔ اس کے جواب پر میں حیران رہ گیا کیونکہ اس نام کے ساتھ ہی مجھے وہ خواب یاد آ گیا اور مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی خواب میں اسے ہی دیکھا تھا اور خواب میں اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خواب سچا تھا۔ میری شکل پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر وہ پوچھنے لگی کیا ہوا، میرا نام تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، وہ تو بس یوں ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے بات کو ٹالا اور اپنا دھیان بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے ہانیہ سے خواب کے بارے میں ذکر نہیں کیا ورنہ شاید وہ مجھے غلط سمجھتی۔ اس کے بعد ہانیہ زیادہ دیر بیٹھی نہیں اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے یہاں پر اب رونق ختم ہو گئی ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام بلال احمد ہے اور میں 26 سالہ نوجوان لڑکا ہوں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب شروع کر دی، جبکہ وہ بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ گھر میں صرف امی اور میری چھوٹی بہن ہی تھے۔ اپنے گھر کا میں واحد کفیل ہونے کے باعث مجھے اپنی ذمہ داریوں کا
पूरा एहसास था। इसीलिए मैंने तालीम मुकम्मल होते ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। हालांकि मैं दौरान तालीम भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा पूरा करता था। अब्बू का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो गया था। वो एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। इसीलिए अम्मी ने ही हमें पाला पोसा और बड़ा किया। अम्मी लोगों के कपड़े सी सी कर गुजारा करती थी। इसके अलावा कागज़ के लिफाफे बनाकर दुकानों पर सप्लाई भी करती थी। मैंने अपनी माँ को छोटी उम्र से ही मेहनत करते देखा, तो दिल में हमेशा यही तहैया किया कि जल्द ही अपनी तालीम मुकम्मल करके मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी माँ का सहारा बनूंगा। और अल्लाह ने इस सिलसिले में मेरी भरपूर मदद की। अम्मी और छोटी बहन गांव में ही रहती थी और मैं अब जॉब के सिलसिले में करीबी शहर में मुंतकिल हो चुका था। हर हफ्ते मैं गांव जाता था और उन दोनों से मिल आता था। अम्मी अभी भी छोटे मोटे कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखती थी। हालांकि मैंने उनको बहुत मना किया कि अब आप ये काम छोड़ दें, अब आप इतनी मेहनत ना करें, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती और अपनी सी कोशिश करती रहती। आज भी मैं जॉब से फारिग होकर अभी बाज़ार ही जा रहा था, क्योंकि मैंने अगले दिन गांव जाना था। तो मैंने सोचा कि अम्मी और छोटी बहन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि न जाने कौन गाड़ी वाला मुझे पीछे से टक्कर मार गया। अब फिर मुझे कुछ होश न रहा। अगर वो मेहरबान लड़की मुझे यूँ अस्पताल लेकर ना आती तो न जाने मैं ज़िंदा भी बचता कि नहीं। उस दिन के बाद से अस्पताल में ही पड़ा हुआ था। मुझे सर पर चोट आई थी और जिस्म के कुछ हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई थी। अभी मुझे 1-2 दिन और अस्पताल रुकना था। उस नर्स ने मेरे दफ्तर फ़ोन करके मेरे एक्सीडेंट का बता दिया। मेरा एक कोलीग मेरे पास मेरी खबर लेने के लिए आया और पूछने लगा कि मैंने उसे अपनी तबीयत के बारे में सब कुछ बताया और बॉस से छुट्टी लेने का कहा। साथ ही मैंने सिस्टर से कह के अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। अब कम से कम मुझे काम की टेंशन नहीं थी। अब मैं 2-3 दिन आराम से छुट्टी कर सकता था। जब तक मैं अस्पताल में मौजूद रहा, लाशऊरी तौर पर सारा दिन उसी लड़की का मुंतज़िर रहा था, लेकिन वो नहीं आई थी। लेकिन रात 10 बजे ही वो चली आई। उसके आने से पहले उसकी खुशबू मुझे महसूस हो गई थी। मैंने एकदम से आंखें खोली तो सामने से मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। उसे देखकर मैं भी मुस्कुराने लगा, जैसे मेरे वजूद में जान सी पड़ गई हो। वो मेरे करीब आई और पूछने लगी, आज कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने सर हिलाया और कहा कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और फिर वो मेरे करीब ही बैठ गई। हानिया मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी और मैं भी उसके साथ बातें करता, उसकी बातों का जवाब दे रहा था। मुझे उसका बोलना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझसे 2 बेड छोड़कर एक मरीज़ मुसलसल हम दोनों की तरफ देख रहा था। मुझे उसका देखना अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने 2-3 बार गुस्से से उसकी तरफ देखा भी, लेकिन उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। इसी अवस्था में अचानक मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी तो मैं चौंक गया और तशवीश में मुब्तला हो गया, क्योंकि रात का 1 बज चुका था। मैंने हानिया से कहा कि बहुत वक्त हो गया, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? मेरे कहने पर जब उसने घड़ी देखी तो वो भी एकदम बदहवासी के आलम में उठ खड़ी हुई, जैसे उसे खुद में मेरे साथ बातें करते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागी और जाते जाते मुझे अल्लाह हाफिज़ कह गई। उसकी इस बदहवासी से मुझे भी तशवीश तो बहुत हुई, लेकिन मैं भी उठकर उसके पीछे जा नहीं सकता था। मैं बस पीछे से उसकी खैरियत की दुआ ही करता रह गया। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं था जहाँ मैं उसके बारे में फ़ोन करके मालूम कर लेता। मुझे सारी रात उसकी परेशानी में नींद नहीं आई कि न जाने वो घर पहुंची भी है कि नहीं और घर में उसके साथ क्या सलूक हुआ होगा। मैं बहुत बेचैन और बेकरार रहा, लेकिन अगले दिन जब वो आई तो उस तरह से हंसती मुस्कुराती हुई आई। आज भी उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। शायद सफ़ेद रंग उसका पसंदीदा रंग था। उसको देखते ही मैंने छूटते ही परेशानी से पूछा, हानिया, कल सब खैरियत रही? घर से डांट तो नहीं पड़ी? तुम्हें बहुत देर हो गई थी ना यहाँ से जाते जाते? मेरे परेशानी देखकर वो कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक रहा। मैंने बता दिया था कि रास्ते में देर हो गई है, और वैसे भी मेरे घर में मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरी माँ के अलावा और कोई मौजूद नहीं है। न मेरी कोई बहन है न भाई, और अब्बा को तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था। ये सब कहते कहते वो एकदम उदास हो गई। उसकी उदासी महसूस करके मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मेरे अब्बा का भी बहुत वक्त पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास माँ तो है ना। तुम भी इस बात पर शुक्र अदा करो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराती और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी यही बातें तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके इस बेसाख्तापन में एक मोहब्बत से छुपी हुई थी। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखा और मेरी आंखें चमक उठी। वो भी शायद शर्मा गई। कुछ देर एक मायने खेज सी मुस्कुराहट हमारे दरमियान हायल रही और फिर
अचानक हानिया उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं अब जाती हूँ, बहुत वक्त हो गया। और फिर वो चली गई। उसके जाते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में सारी रोशनी खत्म हो गई हो और मैं एकदम अंधेरे में आ गया। न जाने उस लड़की में ऐसा क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मैं अब जल्द से जल्द अस्पताल से जाना चाहता था ताकि गांव जाकर माँ और छोटी बहन से हानिया के मुतल्लिक बात करूं। मैं हानिया से शादी करना चाहता था। अपने तौर पर मैंने बहुत से मंसूबे जहन में बना लिए थे, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ और ये गलती मेरे ऊपर कितनी भारी पड़ेगी। अगले ही दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरे ज़ख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन अभी मुझे कुछ दिन दवाइयाँ खानी थी। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था, लेकिन मेरा दिल किसी तौर नहीं लग रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि हानि अस्पताल गई होगी और मुझे ना पाकर उसे कितनी मायूसी हुई होगी। उसे तो मेरे घर के बारे में भी खबर नहीं, तो फिर वो कैसे मुझ तक पहुँचेगी। मैं यही सोचकर परेशान होता रहा और अगले दिन इसी हालत में तैयार होकर दफ्तर चला गया। बॉस ने मुझे इस तरह आते देखा तो मुझे खूब डांट पड़ी और कहा कि अभी तुम 1-2 दिन और रेस्ट कर लेते, लेकिन मैंने बॉस को ये कहकर टाल दिया कि इस तरह काम बहुत जमा हो गया था और घर पे मैं अकेला ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसीलिए दफ्तर चला आया। मेरी बात सुनकर बॉस ने सर हिला दिया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। मैं भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हानिया के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैं शाम को यहाँ से जाऊँगा तो वो मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। इसीलिए जैसे ही दफ्तर का वक्त ख़त्म हुआ मैं फ़ौरन दफ्तर से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ चल दिया जहाँ पे पहली बार मुझे हानिया मिली थी। ये रास्ता अक्सर शाम के वक्त सुनसान होता था और उसके इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए थे। दरअसल ये रास्ता गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की तरफ जाता था, जहाँ पर गवर्नमेंट के मुलाजिमीन की रिहाइश थी। ये एक लंबी सड़क थी और शॉर्टकट रास्ता था, जहाँ से लोग अक्सर दूसरी कॉलोनियों की तरफ निकल जाते थे। मैं भी उस दिन इसी सड़क पर था जब मुझे गाड़ी वाले ने टक्कर मारी थी। आज भी मैं सुस्त रवि से चलता हुआ जा रहा था और लाशऊरी तौर पर हानिया का मुंतजर था, लेकिन मेरी उम्मीद और इंतज़ार ला हासिल रहा। अब मुझे हानिया कहीं नजर ना आई। मैं वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसे ना आना था और ना ही वो आई। मुझे उसके इंतज़ार में इस तरह बेंच के ऊपर बैठे बैठे तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। इस जगह पर बहुत सन्नाटा सा फैल गया था और एक अजीब सी पुरस्रारियत इस जगह पर तारी हो गई थी। मुझे भूख महसूस हो रही थी, लिहाजा मैंने घर वापस जाने का इरादा किया और झट से उठ खड़ा हुआ। मैं इर्द गिर्द देखता आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे पीछे से अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी। बिलाल, रुको ज़रा, बात सुनो। वो आवाज़ हानिया की थी। मैं एकदम पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे मुड़कर देखते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने हानिया नहीं थी, बल्कि ये तो कोई और थी जिसका चेहरा ज़ख्मों की शिद्दत से ख़राब हुआ था और इन ज़ख्मों से पीप और खून बह रहा था। एक आंख बाहर की तरफ उबली पड़ी थी, जबकि दूसरी आंख भी ज़ख्म बनाकर अजीब लग रही थी। वहाँ पर आंख की सिर्फ निशान तो था, लेकिन आंख नहीं थी। उसके लंबे बाल आपस में उलझे हुए थे और गुनगुन और मिट्टी से भरे हुए थे। उसके लंबे लंबे नाखून और बड़े बूढ़ों की तरह के हाथ अजीब से लग रहे थे। उसे देखते ही मैं खौफ के मारे चीख उठा। मुझे चीखता देखकर वो पूरा मुंह खोलकर हंसने लगी। ऐसे में उसकी जबान बाहर को लटकने लगी और फिर एकदम से उसने भेस बदल लिया और वो हानिया के रूप में आ गई और मुझे कहने लगी, बिलाल, तो मुझसे मिले बिना ही यहाँ से जा रहे थे? मैं हैरत की शिद्दत से दंग रह गया। वो तो हूबहू हानिया लग रही थी, लेकिन मेरा दिल ये मानने से इनकारी था। मैं उल्टे कदमों ही पीछे की तरफ चलने लगा तो वो दोबारा अपने भयानक रूप में वापस आई और छलांग लगाकर मेरी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ गई। मैं डर के मारे पीछे हटा और मैं चीखता हुआ दौड़ने लगा। न जाने मैं कितनी देर भागता रहा और कितना आगे दौड़ आया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और सारा जिस्म पसीने से शराबूर था, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शायद मैं अपने घर से भी आगे निकल आया था। इंतहाई खौफ के आलम में मैंने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया था कि वो मेरे पीछे आ भी रही है कि नहीं। और जब मैं बिल्कुल थक कर चूर हो गया तो एक जगह रुक गया। वो खड़े होकर अपनी सांस बहाल करने लगी और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अभी मैंने सुख का सांस ही लिया था कि मुझे अपने सामने से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे कह रही थी कि बिलाल, मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया।
न जाने मैं कितना वक्त बेहोश रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद था। पहले तो मैंने आंखें खोल कर देखा, जब कुछ समझ ना आया तो एकदम उठकर बैठ गया और फिर सब कुछ याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं अपने आप में बहुत उलझ गया था और बहुत खौफजदा हो गया था। न जाने वो कौन थी, कोई चुड़ैल थी, भूत थी, कोई आसेब था या कोई जिनजादी थी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो हानिया के रूप में क्यों मेरे सामने आई, ये चीज़ मुझे बार बार तंग कर रही थी। और दूसरा सवाल जो मुझे परेशान कर रहा था वो ये था कि मुझे यहाँ पर कमरे में कौन छोड़ कर गया। मेरे घर के बाहर में तो किसी को भी मालूम नहीं, सिवाय मेरे और एक दो कुलीग्स के। तो फिर ऐसा कौन था जो मेरे घर के बारे में जानता और मुझे रात के इस पहर यहाँ छोड़कर भी गया। ये चीज़ अपने आप में मुझे बहुत उलझा रही थी। मैंने वक्त देखा तो रात के 4 बज चुके थे। मेरे जिस्म में इस वक्त ज़रा सी भी तवानाई नहीं थी, क्योंकि एक तो मैंने कल दोपहर के बाद कुछ खाया भी नहीं था और दूसरा रात को इतना तेज़ भाग भाग कर मैं बिल्कुल थकन से चूर था। इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि उठकर पानी के 2 घूंट ही पी लूं। मैंने उस वक्त शदीद बुखार में मुब्तला था और आग की तरह तप रहा था। मैं रात के बारे में जितना सोच रहा था उतना ही खौफजदा होता जा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करके चीज़ों को पकड़ते पकड़ते मैं चलकर किचन में आया और वहाँ से बुखार की गोली ली और साथ ही पानी। वापस कमरे में अपने बेड पर ढेर हो गया। इतने में मेरा सांस तेज तेज चलने लगा और मुझे पसीने आ गए। दवा खाने के कुछ देर के बाद मैं शायद ग़ुनूदगी में चला गया। इसी कैफियत में कुछ वक्त गुजरा और फिर एकदम से मेरी आँख एक झटके से खुल गई, जैसे किसी ने मुझे पकड़कर उठाया हो। मैंने उठकर देखा तो उस वक्त 8 बजे का वक्त था। मेरे दफ्तर का टाइम भी हो रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एक कदम भी चल पाता। मैंने अपने फ़ोन से दफ्तर में कॉल करके अपनी तबीयत ख़राबी का बता दिया। मुझे पता था कि बॉस अब गुस्सा करेगा। वो सारा दिन मैं इंतहाई बेबसी और तबीयत ख़राबी में पड़ा रहा। मुझे किसी भी बात का होश नहीं था। इसी तरह कभी होश में और कभी नींद बेहोशी में भूखा प्यासा लेटा रहा कि अचानक फ़ोन की तेज़ आवाज़ ने मुझे होश की दुनिया में ला फेंका। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो किसी अनजान नंबर से कॉल थी। नंबर चूँकि मेरी पहचान में नहीं था तो कुछ देर सोचने के बाद मैंने फ़ोन उठा लिया। अब फ़ोन उठाते ही मुझे हानिया की परेशान आवाज़ सुनाई दी। बिलाल, आप कहाँ हैं? उसकी परेशान आवाज़ सुनकर मैं भी परेशान हो गया और उससे ये भी ना पूछ सका कि उसने मेरा नंबर कहाँ से लिया। बल्कि मैंने उससे पूछा, क्या हुआ हानिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगी कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए आपको कॉल कर ली। उसकी परेशानी का सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया और उसे उसकी अम्मी का हाल चाल दरियाफ्त करने लगा, जबकि मैंने उसे अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ देर के बाद उसको खुद ही ख्याल आया तो वो मुझे कहने लगी कि आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं लग रही, आपकी तबीयत तो ठीक है। उसकी आवाज़ में मेरे लिए फ़िक्रमंदी और परेशानी थी, इसीलिए मैंने उसे कहा कि हाँ, तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, बुखार में मुब्तला हूँ और घर पर आराम कर रहा हूँ। मेरे कहने पर वो एकदम परेशान होकर कहने लगी कि मैं तो खामखा आपको परेशान कर दिया, आप आराम करें, कल बात होती है। उसके साथ ही वो फ़ोन रखने लगी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे ज़हनी सुकून हुआ है, वरना तो मैं अकेला ही बीमारों की तरह पड़ा हुआ था। अब तुम फ़ोन बंद मत करना, कुछ देर मुझसे बातें कर लो। मेरे इल्तिजाइया अंदाज पर हानिया ने फ़ोन बंद नहीं किया और फिर हम काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। हानिया का अब रोज़ ही फ़ोन आ जाता था, वो मेरी खैर खबर लेती रहती थी। 3 दिन बुखार में तपने के बाद आज मेरी तबीयत कुछ बहाल थी तो मैं दफ्तर चला गया। मुझे अंदाज़ा था कि बॉस बहुत गुस्सा करेगा। बॉस ने मेरी तनख्वाह काटने का भी कह दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आइंदा अगर एक भी छुट्टी की तो मुझे फारिग कर देगा। बॉस की धमकी सुनकर मैं बुरी तरह से परेशान हो गया और बुझे दिल के साथ अपने केबिन में आ गया। 3-4 दिन का काम काफ़ी इकट्ठा हुआ था। लंच टाइम तक मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिली। मेरे कोलीग ने आकर मुझसे लंच पे जाने का पूछा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अपने काम में मसरूफ़ रहा। इतनी देर में मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई तो मैंने सर उठाकर देखा तो दरवाजे के पास हानिया खड़ी थी। इसी तरह मुस्कुराते हुए मुझे देखकर उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैं अपनी जगह पर हैरतज़दा सा खड़ा हो गया और उससे इशारे से अंदर आने का कहा। वो भी धीरे से चलती हुई अंदर आ गई और उसके हाथ में एक खाने का डब्बा पकड़ा हुआ था। अंदर आकर वो कहने लगी कि मैं ये खाना तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ।
मुझे मालूम है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खुद इसे अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई और मैंने उसे बैठने का कहा और ख़ुद भी मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बैठते ही उसने कहा कि जल्दी से खाना खा लो, कहीं ठंडा ना हो जाए, फिर लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद दोबारा अपना काम शुरू कर लेना। उसकी फ़िक्रमंदी पर मैंने जल्दी से टिफ़िन बॉक्स खोल लिया। अंदर से यखनी पुलाव की खुशबू निकल कर एकदम से पूरे कमरे में फैल गई, जिससे मेरी भूख की इश्तिहा को और बढ़ा दिया। मैं खाना खाने लगा और मैंने उसे भी अपने साथ शामिल होने का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। खाने का जायका बहुत मुनफरिद और अच्छा था। मैंने जैसे ही खाना ख़त्म किया, उसने टिफ़िन बॉक्स पकड़ा और उठ खड़ी हुई। मैंने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका यही कहना था कि वो फिर दोबारा आ जाएगी, अभी दफ्तर वाले लोग लंच करके वापस आते होंगे, ऐसे में वो अपने लिए किसी भी किस्म की गलत बात नहीं सुन सकती। मुझे उसकी बात समझ आ गई और मैंने इसीलिए उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद मेरा मूड एकदम बहुत अच्छा हो गया और अब मुझे अपने काम में भी मज़ा आने लगा। शाम तक मैंने अपनी हिम्मत और मेहनत से सारा काम ख़त्म कर लिया। बॉस को जब रिपोर्ट पेश की तो बॉस भी हैरतज़दा रह गए कि 3 दिन का काम 1 दिन में ही कर दिखाया। बॉस भी शाबाश दिए बगैर रह नहीं सके। उसी दिन घर आकर मैंने गांव में अम्मा और छोटी बहन को फ़ोन किया और हानिया के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें कहा कि अब आप दोनों अपनी तैयारी रखो और इसी हफ्ते आप दोनों मेरे पास शहर आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द अज जल्द हानिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। अम्मा और छोटी बहन ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी। वो दोनों बहुत खुश हुई। अभी हफ्ता आने में 4 दिन बाकी थे, लेकिन मैं अभी से बहुत ज़्यादा खुश था। मेरा वक्त गुजर ही नहीं रहा था कि अगले दिन दफ्तर से वापसी पर जब मैं बिल्डिंग से निकल रहा था तो मेरी मुलाकात हानिया से हुई। मैं उसे अचानक सामने देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कहीं बैठ सकते हैं और बैठकर बात कर सकते हैं? तो उसने जवाबन सर हिला दिया और हम एक जगह चाय पीने के लिए चले गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर मैंने हानिया से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इस हफ्ते अपनी माँ और बहन को बुला लिया ताकि वो तुम्हारी माँ से मेरे रिश्ते की बात कर सकें। मुझे लगा था कि मैं ये बात करूँगा तो हानिया का चेहरा खिल जाएगा और वो बहुत खुश होगी, लेकिन मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और उसका रंग सर्द पड़ गया। हानिया के चेहरे पर गौर कर ही रहा था कि इतनी देर में वेटर मेरे पास आकर कहने लगा, सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? तो मैंने कहा, नहीं, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। वेटर से कहकर मैंने अपना रुख हानिया की तरफ मोड़ा और उससे कहा कि तुम क्या खाना पसंद करोगी? मेरे इस तरह कहने पर वेटर ने हैरानी से मुझे देखा और कहने लगा, सर आप किससे मुखातिब हैं? तो मैंने उससे कहा, ये मैडम जो मेरे सामने बैठी हैं, इनसे ही तो पूछ रहा हूँ। वेटर का रंग पल भर में जर्द पड़ गया और वो खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि सर यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं, आप अकेले ही इस टेबल पर बैठे हुए हैं। वेटर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैंने उसे कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हें मैं ही मिला था मजाक करने के लिए? लेकिन वेटर ने अपनी बात से इनकार नहीं किया और यही कहना था कि यहाँ पर मैं अकेला ही बैठा हूँ। हमारी बहस सुनकर इर्द गिर्द के लोग भी इकट्ठे हो गए। मैं हानिया को देख रहा था जिसका चेहरा इस सारी बहस में जर्द पड़ चुका था और वो खौफ और परेशानी से देख रही थी, जबकि वेटर की हाँ में हाँ मिलाने वाले वहाँ पर काफ़ी लोग थे। उन सब के मुताबिक मैं यहाँ पर अकेला ही बैठा हुआ हूँ, बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि वो सब मुझे अकेले बातें करता देखकर हैरान हो रहे थे। मैं उनकी बात सुनकर इतना परेशान हुआ कि वहाँ से खामोशी से निकल आया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग सच कह रहे हैं। इतने लोगों की बात पर यकीन करने को भी दिल करता था और ना यकीन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं पैदल ही बाहर चलता आ रहा था और अनजाने में इसी शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ गया। जहाँ तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं आधा रास्ता गुजर चुका था। जैसे ही मुझे इर्द गिर्द फैलते अंधेरे और सन्नाटे का एहसास हुआ तो मैं शदीद खौफ में मुब्तला हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे की तरफ वापस मुड़ जाऊं। कितने में मुझे हानिया की आवाज़ आई। वो मुझे कह रही थी, बिलाल मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी न की, लेकिन उसने पायल की छनकार की आवाज़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता
اپنے قریب آتی سنائی دے رہی تھی، جیسے ہی وہ قدم بہ قدم میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اور پھر وہ آواز بالکل میرے قریب آ گئی۔ میں خوف سے چیخنے اور چلانے لگا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن میری چیخوں کو وہاں سننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر میں کب بے ہوش ہو کر گر پڑا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دماغ سفر کر رہا ہو، ڈوبتے ابھرتے، اور پھر ایک دم کنارہ آ گیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ سر پر بھاری تھا اور آنکھوں پہ بہت بوجھ۔ میں بار بار آنکھیں جھپک رہا تھا اور اپنے سامنے کا منظر واضح ہو گیا۔ یہ میرا ہی کمرہ تھا اور میں اپنے ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھتی درد کی لہروں نے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں مر رہا ہوں۔ کچھ دیر لیٹ کر میں نے ہمت جمع کی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ مجھے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور میں نئے سرے سے خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ ایک جن زادی ہے اور میں اتنا بیوقوف کہ اس کے ساتھ اتنا عرصہ گھومتا رہا، باتیں کرتا رہا۔ مجھے اب یاد آیا تھا کہ اسپتال میں جب ہانیہ آئی تھی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو وہ مریض مجھے اتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بھی ہانیہ دکھائی نہیں دے رہی تھی اور وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اکیلا بیٹھا خود سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ مجھے پہلے کیوں خبر نہ ہو کہ وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سارا جسم درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانے اتنا درد کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے تو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی، لیکن پھر بھی جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں اپنے درد کو برداشت کرتا کراتا وہ اٹھ کر کچن میں چلا آیا۔ پانی کے 2-3 گلاس پی لینے کے بعد میری طبیعت تھوڑی بحال ہوئی تو سب سے پہلے میں نے کھانے کے لیے کچھ دیکھا۔ کچن میں بس ڈبل روٹی کے بچے ہوئے 2 سلائس پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہی کے اوپر مکھن لگا کر کھا لیا۔ میں ابھی ارادتاً ہانیہ کے بارے میں سوچ نہیں رہا تھا۔ میں چاہتا تھا میں تسلی سے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچوں۔ میں بھی ڈبل روٹی کھا ہی رہا تھا کہ مجھے ہانیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بلال اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میرا منہ کو جاتا ہاتھ رک گیا اور میں خوفزدہ نظروں سے آواز کی سمت دیکھا تو ہانیہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ اندر کیسے آئی؟ پہلی سوچ میرے دماغ میں یہی آئی، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو انسان ہی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے اور وہ تو کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ مجھے خوف کو محسوس کر کے وہ کہنے لگی، ڈرو مت، میں یہاں پر تمہیں ڈرانے نہیں آئی۔ تم 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، میں صرف تمہاری طبیعت کا پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ ہانیہ کے منہ سے 2 دن کا سن کر میں ایک دم چونک اٹھا اور سامنے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا تو وہاں پر جمعے کا دن تھا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ پہلے جب میں نے وقت دیکھا تھا تب میں نے تاریخ کی طرف غور ہی نہیں کیا اور اب کلاک 2 دن بعد کی تاریخ بتا رہا تھا۔ میں نے ہانیہ سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں یہاں پر کیسے آیا۔ میری الجھن محسوس کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ تم مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، تمہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ میں تمہیں اٹھا کر یہاں پر لے آئی اور 2 دن تک تمہاری خدمت کی، تمہارا علاج کیا اور اب تم ٹھیک ہو، لیکن ابھی تمہیں کمزوری ہے جس کی وجہ سے تم کچھ دن تک ایسے ہی رہو گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ تم سے مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور تم ایک جن زادی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم میرے پیچھے کیوں تھی، مجھے تم سے محبت کیوں ہوئی، یہ سب کیا چل رہا ہے میری زندگی میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور بیٹھ گیا اور وہ میرے قریب آ گئی اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور اشارے سے اسے اپنے قریب آنے سے منع کیا۔ میرا خوف دیکھ کر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہیں شروع ہی سے سب کچھ بتاتی ہوں، پھر شاید تمہیں سب سمجھ آ جائے۔ اس کے کہنے پر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شروع سے ہی مجھے سب کچھ بتاؤ تاکہ میں اس الجھن سے نکل سکوں کہ میں کب سے یہ برداشت کر رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی بے سکون ہی نہیں چاہتا۔ میں نے تو اپنی ماں اور بہن کو تمہارے رشتے کے لیے بھی کہہ دیا تھا اور کل وہ دونوں میرا رشتہ تمہارے لیے مانگنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں کیسے ان کا سامنا کروں گا؟ مجھے تو رہ رہ کر سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میری بے بسی محسوس کر کے اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اپنی کہانی سنانی شروع کی۔
میرا نام ہانیہ ہے اور میں جنات کی دنیا میں رہتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کہیں پہ بھی کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں تھی۔ لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی کہ تم انسانوں میں سے ہی کسی انسان نے میرے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں میرے ماں باپ مارے گئے اور میں بری طرح زخمی ہو گئی۔ تم نے میرا زخمی چہرہ دیکھا تھا نا، کیسے ان میں سے ابھی تک خون رستا ہے۔ ہانیہ نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے اس کا وہ چہرہ یاد آ گیا جو زخموں سے چور تھا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرا گھر دراصل تمہارے آفس کی بلڈنگ میں تھا۔ یہ پہلے پرانی عمارت ہوا کرتی تھی جو کہ بہت عرصے سے بند تھی۔ اسی میں ہمارا بسیرا تھا۔ یہ ہمارا گھر تھا، پھر کسی اور نے اس کو خرید لیا اور پرانی عمارت کو گرا دیا۔ اسی دوران میرے ماں باپ مارے گئے اور میں بری طرح زخمی ہو گئی۔ یہاں پر نئی عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی، لیکن میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہاں پہ آنے والے ہر انسان سے نفرت تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن میں تم انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ میں نے تم میں سے کسی کو بھی تنگ نہیں کیا۔ پھر ایک دن میں نے تمہیں دیکھا، تم بہت معصوم اور سادہ تھے۔ مجھے بہت نیک فطرت لگے اور اچھے لگے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتی تھی، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ تم انسان تھے اور میں ایک جنزادی تھی۔ ہاں، اگر تم راضی ہو جاتے اور مجھ سے شادی کر لیتے تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ جنات کی دنیا میں لے جا سکتی تھی، جس کو ایک عرصہ ہوا میں چھوڑ چکی۔ اس لیے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہارے سامنے میری حقیقت بہت بری طرح کھلی اور تم مجھ سے بدزن ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے بہت کوسا، آخر میں نے کیوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ میں تمہاری زندگی میں آئی، لیکن اب تم فکر مت کرو، میں تمہیں زندگی میں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اب تمہاری زندگی میں سب اچھا رہے گا، لیکن اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ ہانیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس سے محبت تھی، لیکن میں اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اسے روکتا تو مجھے جنات کی دنیا میں اس کے ساتھ جانا پڑتا اور کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، جیسے اسے امید ہو کہ میں اسے روک لوں گا، لیکن کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلی گئی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ ہانیہ کی محبت بھلانے میں مجھے بہت عرصہ لگا۔ میں تو جیسے دنیا سے کٹ کے رہ گیا، کام سے گھر اور گھر سے کام تک یہی زندگی رہ گئی تھی۔ امی اور چھوٹی بہن کو میں نے ہانیہ کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ امی کا شادی کے لیے اصرار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر جب مجھے لگا کہ اب میں شادی کر سکتا ہوں تو میں نے ہاں کہہ دیا۔ امی بھی جیسے انتظار میں تھی، جھٹ رشتہ پکا کیا اور شادی کی تاریخ فکس کر دی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میری شریک سفر بہت اچھی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اب بھی کبھی کبھی مجھے ہانیہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہی ہے، لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئی۔ میری زندگی بہت خوش اور مطمئن گزر رہی تھی، اور رہی ہانیہ، وہ تو پھر میرے ساتھ ہی ہے نا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔